हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटेंसी विद विनोद। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक का नाम है बेटा, जैसा आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लोग शॉर्ट में एनपीओ बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जा सकता है। देखिए, मैं कुछ बातें पहले इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिक चीज़ें जो 2 मिनट के अंदर मैं खत्म करने वाला हूँ, वो चीज़ ये है कि जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है वो आपके सीबीएसई बोर्ड जो है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो टर्म 2 होने वाला है, अभी जो होने वाला टर्म 2, उसमें ये 10 मार्क्स कवर करेगा। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिए, कुछ बच्चे इसको सीबीएसई के अलावा कौन से बच्चों को ये बेनिफिशियल होने वाला है, जो आरबीएसई के स्टूडेंट हो सकते हैं, जिनके आरबीएसई बोर्ड हैं, उनके भी जो ये भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर भी ये चैप्टर अप्रोक्स 7 मार्क्स कवर करने वाला है। तो ऐसे भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट हो 12th क्लास के अंदर, चाहे वो आरबीएसई के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस मेरा केवल एक ही इस चैप्टर को करवाने का इंटेंशन है। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी हार्ड लगता है क्योंकि उनको अकाउंटिंग नहीं आती है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर के माध्यम से आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छा कर सकूं और आपका क्वेश्चन जो है वो 100% सही हो सके। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले हम पहले तो इस चैप्टर को किस अकॉर्डिंग से पढ़ने वाले हैं वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। अभी ये जो हमारा टाइम है वो लास्ट एंड फाइनल टाइम है जिसमें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका जो सीबीएसई के अंदर जो 10 मार्क्स है, ये चैप्टर जो है वो जैसे मान लीजिए 10 मार्क्स हैं, तो ये 10 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन नहीं है। उसके लिए भी सीबीएसई ने हमें जो सैंपल पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स का। ये अलग अलग 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये जो तीनों क्वेश्चन जो मिलेंगे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मिलेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, किस नंबर पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं सैंपल पेपर में, वो भी मैंने ले रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार की कौन से क्वेश्चन आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेपर के अंदर, ये जो है वो सैंपल पेपर से मैंने ले रखा है बेटा। पार्ट ए के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, जो दे रखा है बेटा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप एंड कंपनी, जो हमारा पार्ट ए होता है जो सैंपल पेपर का, उसमें बोला गया है कि आप एक तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आप पेपर करेंगे उसका सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है और वो कितने मार्क्स का है, तो आप बोलेंगे सर 2 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन आने वाला है वो 2 मार्क्स का और वो भी एनपीओ से आने वाला है। बोले अच्छा सर, क्या पूछा जा रहा है बेटा, इसमें पूछा जा रहा है कि मेडिसिन कंज्यूम कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। बोले ठीक है सर। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। ये जो 4th नंबर पे क्वेश्चन है जो भी हमारे सैंपल पर, वो भी किसका है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। जैसे मैंने बताया 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ये 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, देखो एक तो ऑप्शन में है बेटा, इसमें और में लिखा हुआ है। पहला जो ऑप्शन वाला जो पहला क्वेश्चन है उसमें तो पूछा गया है सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। ये मैंने आपको स्क्रीन पे सॉल्व करवाने के लिए नहीं लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर कैसे आने वाले हैं। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनका क्वेश्चन नंबर 1, 4 पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 2 मार्क्स का, और जो 4th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने वाला है, तो 3 मार्क्स का। इसके अंदर ऑप्शन भी दे रखा है, एक तो पहला क्वेश्चन तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, उसकी अकाउंटिंग में आपको सिखाऊंगा, और एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी हम आप सिखाने वाले हैं आपको। तो ये दोनों चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये भी प्रैक्टिकल पोर्शन है, और जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन देखा था मटेरियल कंज्यूम, दैट इज आल्सो प्रैक्टिकल पोर्शन। सर उसके बाद में कोई क्वेश्चन, उसके बाद में भी क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो शायद आपको पता चला होगा कि एवरेज जो क्वेश्चन हमारे जो सैंपल पेपर में दे रखे हैं वो कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कितने मार्क्स का है, तो वो 3 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कितने मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स का है। सर इसमें क्या पूछा गया है, आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा बेटा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021
मतलब आपको इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना है। बोले ठीक है सर, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। बोले नहीं सर, यहाँ तक हमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बेटा आगे कुछ, जहां से मेरे को आपको कॉन्सेप्ट को लेके चलना था वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ठीक है सर, देखिए मेरी कुछ स्लाइड्स ले रखी है मैंने, इसलिए लिए बेटा ये सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये मैंने जो ली हैं ये मैंने केवल और केवल ली हैं, वो ली हैं कि आप कम से कम अपने एग्जाम के अंदर अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन करते हो तो पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमारे यहाँ पर, एक तो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और एक होते हैं बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है। एक तो कुछ लिखे हुए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ दे रखे होंगे आपको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दे रखे बेटा ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोले कि सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ आपको दे रखे बेटा और वो दे रखे हैं ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों टाइप के मैंने ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं। देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ये स्कूल्स दे रखी है बेटा, ये हॉस्पिटल दे रखे हैं, कुछ स्पोर्ट्स एकेडमी दे रखी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ आपको यहाँ पर सुपर मार्केट टाइप में दे रखा है, कॉर्नर शॉप के टाइप में दे रखा है, कुछ कंपनीज के नाम लिए मैंने, माइक्रोसॉफ्ट है, रिलायंस है, दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग समझ गए होंगे कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, वो तो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका इनकॉर्पोरेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसको जो फॉर्मेशन करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हमें लाने का जो या इसको बनाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, हमें कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं करना है, इसको नहीं बनाना है। तो सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है आप सोशल वेलफेयर करिए, सो दैट सोसाइटी के अंदर जो हेल्प करिए। ये सारे काम किसके अंदर होता है बेटा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? वो प्रॉफिट कमाते हुए लोगों की हेल्प करते हुए प्रॉफिट भी कमाती है। मतलब ये बोल सकते हैं आप कि वो हेल्प तो करती ही हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड भी कर सकती हैं, लोगों को सारी सुविधा दे सकती हैं, उसके अगेंस्ट में वो कुछ प्रॉफिट भी अर्न करती है। मतलब मेन मोटो जो होता है इनका तो होता है प्रॉफिट मेकिंग और उसका होता है सोशल वेलफेयर। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल से बताता हूँ। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आप पहले पढ़ लीजिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो देख लीजिए। इट इज सेटअप विद द पर्पस ऑफ फ्यूचर या फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस। मतलब आप समझ गए होंगे कि सर आपके कहने का मतलब ये है कि नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका सेटअप करने का क्या पर्पस होता है। तो मैंने बता दिया बेटा कि इसका जो पर्पस होता है वो फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड प्रोफेशनल, पब्लिक सर्विस के लिए होता है, और इसका जो पर्पस होता है बेटा वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। बोले ठीक है सर। अगर मैं बात करूं इनके फंड की, कि फंड कहां से आता है या जो इनके पास सोर्स ऑफ फंड होते हैं वो कहां से आते हैं, देखिए यहां पर पढ़ता हूं, दे आर रेज बाय द वे ऑफ द मेंबरशिप फीस। ये जो अपने फंड को जो रेज करते हैं उनका जो तरीका रहता है, पहला तो तरीका रहता है बेटा मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस सर क्या होता है? अगर कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके कुछ मेंबर होते हैं, उनका एनुअली हमें क्या करना होता है, वो लोग क्या करते हैं, फी पे करते हैं। दैट इज द मेन सोर्स ऑफ फंड। उसके बाद में लिखा होता है कि सब्सक्रिप्शन है, कुछ चंदा भी होता है, कुछ डोनेशंस भी मिलते हैं, और सरप्लस भी हो सकता है। हमारे जो बिजनेस के अंदर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उससे जो सरप्लस निकल के आएगा, दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द फंड। ठीक है सर। इन द बैलेंस शीट इट इज शोन एज जर्नल फंड एंड कैपिटल फंड और कोर प्लस फंड। इसका भी मतलब मैं आपको बताता हूं। हमारे बैलेंस शीट के अंदर जो ये सारे के सारे जो फंड होते हैं बेटा, ये इस टाइप से हमारी बैलेंस शीट में दिखाए जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा सारे फंड के बारे में जब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ेंगे। उसके बाद में लिखा बेटा कि ये कहां से अरेज करते हैं या ये कहां से अपना फंड इकट्ठा करते हैं, तो लिखा दे आर रेज एज अ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर। कहां से करते हैं बेटा? प्रोप्राइटर भी हो सकता है, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर होगा, और अगर कंपनी होगा तो कहां से करेंगे बेटा? शेयर कैपिटल और बोरोड फंड, जिसमें आप समझते ही हैं कि कंपनी होगी तो बोरोड फंड का मतलब बैंक से भी लोन ले सकती है, और हो सकता है कि वो डिबेंचर भी इश्यू कर सकती है। ये हमारे इसके सोर्स ऑफ फंड है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेरे को लगा आपको पता चला होगा। इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि फर्दर कल्चरल, रिलीजियस
एजुकेशनल और प्रोफेशनल पब्लिक सर्विस होता है बेटा। कुल मिला के आपको पब्लिक की सर्विस करना, वेलफेयर करना, ये इसका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो पर्पस होता है, वो पर्पस होता है अर्न प्रॉफिट। बोले ठीक है सर। ये अपने फंड को कहां से अरेंज करते हैं? तो मेंबरशिप फीस है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, और अगर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर से जो हमारा सरप्लस निकल के आता है वो हम फंड में यूज करते हैं बेटा। ये कहां से यूज करेंगे? अगर सिंगल ओनर होगा तो प्रोप्राइटर होगा तो कैपिटल कह सकते हैं इसको। अगर पार्टनर हो गए तो पार्टनर्स कैपिटल हो सकता है, और अगर कंपनी होगी तो शेयर कैपिटल हो सकता है, बोरोइंग्स हो सकते हैं। एक मेन चीज ध्यान रखना बेटा कि ये तो हो गया इनका बेटा कि भाई आप कहां से फंड को रेज करते हैं। उसके बाद में देखो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनमें डिफरेंस है। वो पहला डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं अगर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक तो जो मेन स्टेटमेंट है वो है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको भी डिस्कस करने वाला हूं। सेकंड है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक लास्ट है बेटा बैलेंस शीट। तो देखिए तीन चीजें आपको मोटे मोटे रूप से पता चली होगी। और क्या पता चली है? सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से आपको पता चली होगी कि आपको एक तो बनाना पड़ेगा बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और बाकी सबको पता ही है जो आप अभी से पढ़ते आए बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर बाय द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बोले ठीक है सर। अब बात करते हैं बेटा सरप्लस और प्रॉफिट की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आइदर सरप्लस और डेफिशिएट। अब कहने का मतलब ये बेटा कि अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, इसमें जो बैलेंस होता है, बैलेंस इन द सेंस जो डिफरेंस बोल सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है दैट इज कॉल्ड डेफिशिएट, और अगर हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है दैट इज अ सरप्लस। और इसका जो बैलेंस होता है बेटा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसका जो होता है बेटा वो सरप्लस और डेफिशिएट होता है। एक होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट। एक चीज ध्यान रखना बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर कभी प्रॉफिट हो भी जाए तो वो कभी प्रॉफिट जो होता है वो अपने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ये सबसे मेन चीज है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कैन मेंबर इज डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं कर सकते हैं, नो होना चाहिए बेटा। क्योंकि जो यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी सरप्लस होगा वो हमारे जो सरप्लस यूज होगा वो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी चीजें, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी काम करवाना है तो उस सरप्लस का यूज उसी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है। उसके जो मेंबर होते हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। और प्रॉफिट होता है वो तो मेंबर जो भी होगा उसका डिस्ट्रीब्यूट कर ही पाएगा अगर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपको छोटी छोटी सी बातें बताई हैं जो कि काम की हैं किसको समझने के लिए कि भी आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस समझते हैं। अगर ये समझ जाते हैं तो काफी कुछ चीजें आपको हेल्प मिल जाएगी बेटा। सर उसके बाद में ये मैंने लिखा लास्ट, इट इज नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर्स। जो सरप्लस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, प्रॉफिट इसमें क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बोले ठीक है सर, ये तो चीजें आपने बता भी दिया बेटा कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे कोई डेफिनेशन पूछे अगर तो आप बना के भी लिख सकते हो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजर फॉर द पर्पस अदर देन द जनरेटिंग द प्रॉफिट। अरे जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बेटा वो होती है वो क्या होती है, तो कुछ ग्रुप होता है और वो ग्रुप होता है ऑर्गेनाइज का, और फॉर द पर्पस अदर देन द जनरेटिंग द प्रॉफिट। इनका जो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट को जनरेट करना नहीं होता है। एंड इन विच नो पार्ट ऑफ organization income is distributed to its member, director or officers, and in which no part of organization's income is distributed to its member, director or officers। इसका मतलब होता है बेटा कि इसके अंदर जो प्रॉफिट क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा प्रॉफिट होगा, या फिर प्रॉफिट नहीं बोले तो बोल सकते हैं अपन इसकी इनकम बोल सकते हैं, इसका जो सरप्लस होगा वो कोई भी मेंबर और डायरेक्टर या ऑफिसर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
छोटी छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, वो भी देख लीजिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक, ये एक एंटिटी होती है। एनपीओ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स, ये ध्यान रखना। क्या पर्पस होता है तो ये भी आपको पता चल गया होगा। देखो अगर इसको पढ़ लोगे तो बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बोले यस सर। पर्पस क्या होता है बेटा, तो वो मैंने आपको डेफिनेशन ही बताया था, उसकी डिफरेंस भी बताया था। इसका क्या होता है, फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव एंड रेंडरिंग सर्विस टू द पीपल एट लार्ज। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें क्या प्रोवाइड करनी है बेटा, क्या रेंडर करनी है, तो सर्विस रेंडर करनी है। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या ओनरशिप की बात करें, इट इज अ सेटअप एज अ चैरिटेबल सोसाइटी। ये जो सेटअप होता है बेटा एज अ चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, ये बोल रहा है कि इसको जो सेटअप किया जाता है वो एज अ चैरिटेबल सोसाइटी किया जा सकता है या ट्रस्ट की तरह सेटअप किया जाता है। Thus, it is not owned by an individual or group of individual but belong to the society. इसका मतलब ये कह रहा है कि ये किसी एक पर्सन से, कोई पर्सन इसको इंडिविजुअल कोई ओन नहीं करता है या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी इसको कोई ओन नहीं करता है, बट दैट इज बिलोंग टू द सोसाइटी। ये किससे बिलोंग करता है बेटा, सोसाइटी से बिलोंग करता है। इसका मेन जो मैंने यही रीजन है कि इसको अपन नॉन प्रॉफिट क्यों कहते हैं। प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, इसका जो ऑब्जेक्टिव ही है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। फिर आपको मैंने इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें हैं, पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। उसके बाद में मैं बात कर रहा था वापस से वही फंड की। तो फंड आप कहां से ले सकते हैं, फंड हो सकता है कि आपके पास मेंबरशिप फीस आए, आपके पास सब्सक्रिप्शन आए, आपके पास डोनेशन आए। और मैनेजमेंट की बात करें अगर, तो एनपीओ इज मैनेज बाय द ट्रस्टी और मैनेजिंग कमिटीज या मैनेजिंग कमिटी। देखिए मेरे को ये बताना इसलिए जरूरी था, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। इसका सारा किसी न किसी से लिंक है। सारा लिंक इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि अगर ये चीजें आपको आती हैं जो मैंने अभी बोली हैं, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग और इजी हो जाएगी। अगर मैं इन शॉर्ट अगर वापस से बोलूँ तो आपको मैं सबसे पहले क्या समझा चुका हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट सोशल वेलफेयर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बोले यस सर। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है जिसका मेन पर्पस जो होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, अर्न प्रॉफिट होता है। बोले ठीक है सर। फिर हमने कुछ इसके बारे में डिफरेंसेस पढ़े। डिफरेंसेस में मैंने सबसे पहला पढ़ा दिया ऑब्जेक्टिव का हो गया या पर्पस का हो गया। फिर मैंने आपको बता दिया कि इसका जो फंड होता है वो कैसे रेज होता है, वो दोनों में डिफरेंट बता दिया कि एक के अंदर तो मेंबरशिप फीस होती है, सब्सक्रिप्शन होते हैं, डोनेशन होते हैं, और सेकंड के अंदर जो होता है उल्टा वो हो सकता है कि सिंगल ओनर होगा तो वो खुद कैपिटल लगाएगा, पार्टनर होगे तो पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे, अगर कंपनी होगी तो शेयर कैपिटल होगी। ये सब चीजें मैंने आपको बताई। बोले ठीक है सर। उसके बाद में मैंने बताया कि जो प्रॉफिट होता है या जो उसका जो डिफरेंस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उसमें जो कहलाता है बेटा वो जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में उसको तो हम कहते हैं प्रॉफिट या लॉस, और इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, उसको हम बोलते हैं बेटा सरप्लस और डेफिशिएट बोल सकते हैं बेटा। दूसरी बात, एक चीज मैंने और डिफरेंस बताया था, वो बताया था कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस बनाती है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस ना बना के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बोले ठीक है सर। ये सब छोटी छोटी। फिर मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके मेंबर कभी भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये सब चीजें अगर आपको इतनी समझ में आ गई है तो मेरे को लगता है कि आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आता हूँ सीधा सीधा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। एक चीज थोड़ा सा और बताता हूं। अगर आपसे कोई पूछ ले बाई चांस कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास जो बुक्स रखती है वो कौन कौन सी बुक्स रखती है, तो आप बोल सकते हैं एक तो रखती है कैश बुक, एक रखती है स्टॉक रजिस्टर, एक रखती है मेंबरशिप रजिस्टर। ये ध्यान रखना अगर बुक्स की बात करें तो कि कौन कौन सी बुक्स रखती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में दो चीजें ध्यान रखनी है। दो चीजें क्या है बेटा, एक तो इसका नेचर ध्यान रखो आप। अगर आपसे एग्जाम में कभी थोड़ा सा कोई पूछ ले तो इसका नेचर पे ध्यान रखो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है बेटा वो असेट्स अकाउंट होता है। क्या होता है असेट्स अकाउंट को? और क्या बोल सकते हैं बेटा, रियल अकाउंट बोल सकते हैं।
बोले कैसे सर? आप बताइए बेटा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम किसकी समरी रखने वाले हैं? कैश की समरी रखने वाले हैं। कैश कितना रिसीव हुआ, कैश का कितना पेमेंट हुआ, कैश कितना आया है, कैश कितना गया। तो कैश इज पार्ट ऑफ असेट्स, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अगर आपसे कोई नेचर पूछे तो आप बोल देना सर ये एक असेट्स टाइप का होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, रिसिप्ट में आता क्या है? कैश ही तो आता है। तो इसका मतलब कैश का कितना आना और कितना जाना जिस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं तो कैश किससे बिलोंग करता है? असेट से बिलोंग करता है। और सारी असेट्स को किस अकाउंट में इंक्लूड किया गया है? तो रियल अकाउंट में इंक्लूड किया गया। ये फर्स्ट चीज याद रखिएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा रहता है बेटा? असेट्स और रियल अकाउंट। दूसरा चीज आपसे पूछी जाती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा रहता है? तो आप बोल देना कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो नेचर रहता है वो रहता है बेटा नॉमिनल अकाउंट, या फिर बोल सकते हैं इसको P&L, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। आई बात सुनिए कि ये दोनों चीजें इसी के लिए यूज होती है। अरे इसका जो नेचर होता है बेटा नॉमिनल नेचर होता है। इसमें सारे खर्चे और सारी इनकम मतलब एक्सपेंडिचर एंड इनकम को लिखा जाता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। बोले ठीक है सर, ये भी पता है हमें। एक चीज का याद रखनी है, वो ध्यान रखना, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस बेस पे बनता है? किस बेसिस पे बनता है? तो किस बेस पे बनता है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा ये बनता है कैश बेसिस पे। किस बेसिस पे? कैश बेसिस पे। सर ये किस पे बनता है? तो ये बनता है बेटा एक्यूरल बेसिस पे। एक्यूरल बेसिस पे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर है वो कैसा है, तो रियल अकाउंट का नेचर है जिसको अपन असेट्स अकाउंट बोल सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो नेचर है वो किस टाइप का है? तो नॉमिनल नेचर का है, P&L टाइप का है। बोले ठीक है सर। ये किस बेस पे बनता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो कैश बेस पे बनता है। सॉरी। और अगर बोले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा रहता है, सॉरी किस बेस पे बनता है, तो आप बोलेंगे ये एक्यूरल बेसिस पे बनता है। इसमें कैश बेस से कोई मतलब नहीं है। सर किसी को पता ही नहीं कैश बेस क्या होता है, एक्यूरल बेसिस क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कैश बेस का मतलब तब होता है बेटा जब हमें कैश रिसीव होता है तो ही उसको उस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, या कैश पे होता है तो ही उस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। एक्यूरल बेसिस का सिस्टम ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने रेंट पे किया 2 लाख रुपीज का। रेंट पे कितना किया? 2 लाख रुपीज का। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी बेटा कि रेंट पे तो किया हमने 2 लाख का, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने जो रेंट पे करना चाहिए था वो पर एनम 20,000 पे करना था पर मंथ। सॉरी पर मंथ रेंट कितना है बेटा? 20,000। 12 मंथ का कितना होगा? तो 2,40,000। अब आप बताइए आपने एक्चुअली पे कितना किया है? रेंट पर एनम अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो गया? 240। और आपने पूरे साल में पे कितना किया है? 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख पे किया है। अगर मैं आपसे दो चीजें पूछूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आप कितना लिखोगे, तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड के अंदर लिखेंगे 2 लाख रुपीज, क्योंकि हमारे पास से कैश कितना गया है? तो 2 लाख गया है। ये कैश बेस है। बोले ठीक है सर। और एक्चुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो एक्सपेंडिचर साइड में हम जो रेंट दिखाने वाले हैं वो 2 लाख नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो साल का जो एक्सपेंडिचर है वो 2 लाख नहीं है बेटा, वो 2,40,000 है। इसलिए आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो एक्सपेंडिचर साइड के अंदर जो रेंट दिखाना पड़ेगा वो 240 दिखाना पड़ेगा। बोले अच्छा सर। हाँ बेटा, तो हमने ये आपको ये बताने की कोशिश की है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनते हैं वो किस बेस पे बनते हैं? वो बनता है कैश बेसिस पे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनते हैं वो किस बेस पे बनते हैं? तो एक्यूरल बेसिस पे बनते हैं। बोले ठीक है सर। मर्केंटाइल भी बोल सकते हैं। बोले ठीक है सर। उसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखिए, अगर एक छोटी सी चीज आज पढ़ लेंगे, अगर मेरे से ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को, एक छोटी सी चीज पढ़ लेंगे तो आप प्रैक्टिकल का 5 मार्क्स का क्वेश्चन सही करेंगे। आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो 5 मार्क्स के लिए बता रहा हूं। सबसे मेन चीज तो यही है। ये 5 मार्क्स का कंडीशन आपको मैं पहले सिखा के जाता हूं कि 5 नंबर का क्वेश्चन अपने एग्जाम में कैसे आता है। एक मैंने मेरी स्क्रीन पे कुछ अकाउंट बनाए हुए हैं, नाम तो नहीं लिखे लेकिन लिख लेता हूं। ये है हमारा, जैसे मान लीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा भी आपको नहीं दिखे तो मैं जो बोलूं वो आप लिखते रहना। सबसे पहला है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपको एग्जाम में मान लीजिए दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है मान लीजिए, और यहां आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में बोला गया है कि आपको एक तो बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनानी है बैलेंस शीट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बतानी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आगे भी लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आगे भी लिखते हैं अपन फॉर द ईयर एंडिंग, और बैलेंस शीट के आगे लिखते हैं एज एट और एज ऑन।
उस डे की जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन की आपकी पोजीशन बताता हूं। बोले ठीक है सर। देखिए मैं आप पहले बताता हूं कि जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात बताता हूं, मैंने सारी चीजें बता दी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट, दैट इज अ नेचर। अगर मैंने इससे पूछा तो रियल अकाउंट का नेचर है, किस बेस पे बनता है तो कैश बेसिस पे बनता है। ये चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में क्लियर है। बोले ठीक है सर। रिसिप्ट जो होती है वो इस साइड में लिखी जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जो हमारी रिसिप्ट होगी वो तो इस साइड में लिखा जाएगा, और पेमेंट जो होने वाले हैं वो क्रेडिट साइड में, इस साइड में लिखा जाएगा। इसको अपन ऐसा याद रखेंगे। तो रिसिप्ट होती है बेटा वो टू टाइप की हो सकती है। पहली जो होती है वो हो सकती है बेटा टू कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट? टू कैपिटल रिसिप्ट। सर और कौन सी रिसिप्ट हो सकती है? तो एक लिखूंगा टू रेवेन्यू रिसिप्ट। मैं आपको आज पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा के चला जाऊंगा। आज की क्लास के बाद में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपके जो 5 मार्क्स का आपने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 9 वाला, उसमें आपसे पूछा गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाइए, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। दो तरह की रिसिप्ट हो सकती है, तो बेटा दो साइड के दो तरह के एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। एक एक्सपेंडिचर हो सकता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक हो सकता है बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या क्या नाम आएंगे वो सब मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले ये सीख लीजिए। बोले अच्छा ठीक है सर। जो मेरा जो मेन फोकस है बेटा, मान लीजिए कि मैंने इस साल ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है और मैं बोलूं कि मेरे पास सर इतना कैपिटल रिसिप्ट आया और इतना रेवेन्यू रिसिप्ट आया, तो सबसे पहले बच्चों को ये समस्या आएगी कि सर क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट और क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछे कि क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट और क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, तो मैं थोड़ा सा 11 का टॉपिक है ये आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, अरे हर बच्चे को पता हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से बता रहा हूं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट जब वो रिसिप्ट होती है जिसका पर्पस क्या होता है, फिक्स होता है। जिसका पर्पस क्या रहेगा, पहले से ही फिक्स रहेगा। ये जो रिसिप्ट होती है इसका कोई पर्पस जो होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है। पर्पस कोई फिक्स नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसमें पर्पस पहले से क्या होता है, डिसाइड होता है। इसमें कोई पर्पस डिसाइड नहीं होता है। एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएगी, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। मेरे को डोनेशन मिला, क्या मिला है? डोनेशन मिला। और डोनेशन जो मिला है वो किसके लिए मिला है? अगर मैंने ये लिख के दे दिया कि जो डोनेशन मिला है वो मेरे को लाइब्रेरी के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? लाइब्रेरी के लिए मिला है। तो इसका मतलब वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। पैसा तो मिला आपको, लेकिन किसके लिए मिला है? बस लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए, बुक्स परचेज करने के लिए, मैच करवाने के लिए, कोई कंपटीशन करवाने के लिए, कुछ भी पर्पस अगर लिखा आ जाए कि भाई सर इस पर्पस से आपको ये पैसा मिला, दैट इज अवर कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। जहां पर भी आपको दिखे कि ये पैसा मिला है और ये पैसा इस पर्पस से मिला है, दैट इज अवर कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में केवल लिखा आएगा, मान लीजिए आपको डोनेशन मिला है। अब डोनेशन मिला, लेकिन किसके लिए मिला है वो तो सर आपको बताया ही नहीं है। तो अगर बताया नहीं तो इसका मतलब हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसको। एक एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने मंदिर वगैरह देखे क्या, टेंपल जो बोले हाथ से देखे ना, मंदिर में जैसे मान लीजिए 2 दान पेटी पड़ी है, एक दान पेटी ये और एक दान पेटी ये। इस दान पेटी के ऊपर केवल ऐसा लिखा हुआ दान पेटी, इसके ऊपर लिखा हुआ है मूर्ति बनाने के लिए सहायता राशि, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ऐसे से आपने मंदिरों में देखे होंगे कि भाई इसमें अगर मूर्ति बनाने के लिए जो सहायता करना चाहता है वो इसमें डोनेशन दे सकता है। आपने अगर पैसे इसमें डाले बेटा, तो मंदिर वालों के पास इसमें भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रखा है और मंदिर वालों के पास इसके भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रखा है। ये जो पैसा है, इसमें जो पैसा इकट्ठा हो रखा है, दैट इज अवर रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज अवर रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि इसमें जो पैसा मिला है वो किसी लोग ने ये नहीं बोला कि इस पैसे से आप मूर्ति बनाओगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी बना सकते हो। वो मंदिर है, अपने जिस भी काम में उसको पैसा यूज लेना चाहेगा वो ले सकता है। लेकिन यहां पर जो पैसा इकट्ठा हुआ बेटा, वो पैसा किसके लिए इकट्ठा हुआ है? मूर्ति बनाने के लिए इकट्ठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी रिसिप्ट है? तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि ये हमारा पहले से डिसाइडेड था। बोले ठीक है सर, दोनों चीजें बहुत ईजी है, ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा दी है।
दोनों टाइप की रिसिप्ट आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई मिलेगी, वहां पर कोई भेदभाव नहीं है कि सर रेवेन्यू रिसिप्ट आएगी कि कैपिटल रिसिप्ट आएगी, यहां पर कोई भेदभाव नहीं है। बोले ठीक है सर। यहां पर बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगा। देखो, अगर बोले कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपसे बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोले ठीक है सर। अब क्या है इसमें, अगर मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल दूं कि अगर कोई फिक्स एसेट्स परचेज होती है, क्या होती है बेटा, फिक्स एसेट्स परचेज होती है, तो इसका मतलब वो सारे के सारे कौन से एक्सपेंडिचर है भी। आप खर्चा दो तरीके से कर सकते हो। यहां पर जो हमारे बिजनेस में जो रेगुलर ऑपरेशंस होते हैं, अब ऑपरेशन में क्या हो सकता है, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, बोनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सैलरी भी पे करते हो तो भी पैसा जाता है, रेंट पे करते हो तो भी पैसा जाता है, कमीशन पे करते हो तो भी पैसा जाता है, और भी कुछ पे करते हो तो वो भी पैसा जाता है। मतलब आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोले हो रहा है सर, दैट इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई आप जो रेगुलर एक्सपेंडिचर करते हैं दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारे रेगुलर बेसिस पे हमारे बिजनेस के अंदर रिकरिंग नेचर के होते हैं वो तो सारा रेवेन्यू है। अब फिक्स एसेट्स को रोज परचेज करते क्या, मैं आपसे ये बोलूं कि आपने फर्नीचर परचेज किया, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर। अब आपको पूछेगा कि आपने एक्सपेंडिचर किया कि नहीं किया, बोले यस सर एक्सपेंडिचर तो किया है। और अगर एक्सपेंडिचर किया है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ है कि आप अगर फर्नीचर परचेज करोगे तो आपका जेब से पैसा गया, खर्चा हुआ है। तो यहां पर भी एक्सपेंसेस हैं, और सैलरी पे करते हो तो भी आपके जेब से पैसा गया, तो भी यहां पर एक्सपेंडिचर है। बोले हाँ सर। तो क्या डिफरेंस है, अगर आप फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए कभी एक्सपेंडिचर करते हो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर आप अपने कोई रिकरिंग नेचर का या रेगुलर नेचर का अगर कोई एक्सपेंडिचर करते हो दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोले ठीक है सर, अरे मैं सब समझा दूंगा, आप चिंता ना करना। ये लिखा आपने यहां पर। अब देखो, मान लीजिए मैं कुछ फिगर भरता हूं, मेरे को 100 रुपीज की कैपिटल रिसिप्ट हुई है बेटा, या मान लीजिए 60 रुपीज की हमारे हुई है कैपिटल रिसिप्ट, सुनते रहना खाली। 40 रुपीज का हमारे को हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट, 50 रुपीज हमने किस में एक्सपेंडिचर कर दिए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और 20 रुपीज जो हमने एक्सपेंडिचर कर दिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कर दिए। आपसे पूछूंगा कि आपके पास टोटल पैसा आया कितना, अरे रिसिप्ट कितनी हुई, तो आप बोलेगे सर 100 रुपीज की, 60 + 40 = 100। बोले यस सर। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने पैसा खर्च कितना किया, पेमेंट कितने की है, तो सर आपने पेमेंट किया सर 70 रुपीज, तो कुछ बचा भी तो होगा बेटा। बोले हाँ सर बचा होगा, 100% बचा होगा। तो क्या बचा होगा, अरे बचा जो होगा हमारे पास उसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। अरे बोलेंगे क्या, बोले कितना बचा सर 30 रुपीज, दोनों की टोटल वापस से कितनी होगी 100। अरे इधर भी 100 इधर भी 100, कोई दिक्कत है क्या, अरे मेरे पास कितना रिसिप्ट हुआ। केवल इतना सही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीखना है तो ये क्लास जरूर देखना, और ये देखने के बाद में आपको कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत नहीं रहेगी। ये तो था क्वेश्चन जो मैंने लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमारे को रिसिप्ट हुई है वो कितने की हुई है, 100 की हुई है, और हमने जो एक्सपेंडिचर कर दिया उसके ऊपर वो कितने कर दिए बेटा 70 कर दिए, कितना बैलेंस बचा है 30। अब इसका अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस से बनाना तो कैसे बनाना है बेटा, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा। देखिए ये भी रिसिप्ट है, ये भी रिसिप्ट है, तो ये दोनों रिसिप्ट है बेटा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है और ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, बोले हाँ सर। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है सर, अरे आपको बताया था बेटा कि आपको पैसा मिला था लेकिन मूर्ति बनाने के लिए मिला था, पर्पस फिक्स था। तो पर्पस फिक्स है मतलब आप उस पैसों का यूटिलाइज करोगे, वो उस मूर्ति बनाने के लिए ही करोगे। बोला था क्या ऐसा, बोले हाँ सर बोला था। तो मतलब अगर कभी आपको रिसिप्ट होती है और वो भी कौन सी रिसिप्ट हो, कैपिटल रिसिप्ट हो, पैसा मिला है लेकिन उसका पर्पस पहले से ही फिक्स है, दैट इज अवर पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। इसको आप दिखा दीजिए बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड में ये लायबिलिटीज होती है और ये असेट्स होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कैपिटल रिसिप्ट कहां दिखानी चाहिए, तो यहां दिखानी चाहिए। अब अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और आप इसको अगर इनकम साइड में देखो, इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर थोड़ा ध्यान रखना, इस साइड में तो सारे हम दिखाते हैं एक्सपेंसेस और इस साइड में दिखाते हैं बेटा इनकम। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा और एक बार क्लियर कर देता हूं, एक चीज और क्लियर कर देता हूं। रिसिप्ट होगी जो, बोले हाँ सर, जो रिसिप्ट होने वाली है हमारी, जो रिसिप्ट होने वाली है वो दो जगह जा सकती है। देखो एक तो क्या रिसिप्ट है बेटा,
रिसिप्ट है हमारी दो, पहली कौन सी है कैपिटल और दूसरी कौन सी है रेवेन्यू। शॉर्ट में समझना केवल एक बार, ये दो रिसिप्ट है। अगर कैपिटल है बेटा तो बैलेंस शीट के किस साइड में, लायबिलिटी साइड में, और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो किस साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। बात समझ आ रही क्या? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बस इतना ही ध्यान रखना। रिसिप्ट दो जगह जा सकती है, अगर कैपिटल होगी तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, रेवेन्यू साइड में, रेवेन्यू हो तो उसको इनकम साइड में लिख लीजिए। बोलो खत्म है, बोले हाँ सर। सेम टू सेम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी दो, कैपिटल एंड रेवेन्यू, बोले यस सर कैपिटल एंड रेवेन्यू। अगर कैपिटल हो तो मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो बेटा तो आप उसको असेट साइड में लिख लीजिए बेटा। किस साइड में लिख लीजिए, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो एक्सपेंडिचर साइड लिख लीजिए, एक्सपेंडिचर साइड किसका, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप देखिए खाली क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही है जो कैपिटल से रिलेटेड हैं, चाहे ये कैपिटल हो चाहे ये कैपिटल हो। कैपिटल बिलोंग किससे करता है बेटा, बैलेंस शीट से बिलोंग करता है। अगर कैपिटल रिसिप्ट हो तो लायबिलिटी साइड में लिख लीजिए, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो असेट साइड लिख लीजिए। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो उसको इनकम साइड में लिख लीजिए, और अगर वही कैपिटल रिसिप्ट है तो उसको कहां लिख लीजिए बेटा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। मैं वापस से देखो एक बार शॉर्ट में बताता हूं। रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल भी हो सकती है, रेवेन्यू भी हो सकती है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। कैपिटल किससे बिलोंग करता है बेटा, कैपिटल बिलोंग करता है बैलेंस शीट से, थोड़ा ध्यान रखना, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो इनकम हो। और अगर रेवेन्यू किससे बिलोंग करता है तो वो बिलोंग करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, बस इतना ही ध्यान रख लो आप। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो बैलेंस शीट के किस साइड में, असेट साइड में, और अगर कैपिटल रिसिप्ट हो तो किस साइड में, तो लायबिलिटी साइड में। बस ये असेट्स और लायबिलिटी पता रख लो। कैपिटल रिसिप्ट हो तो लायबिलिटी साइड में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो असेट साइड में, बोले यस सर। रेवेन्यू रिसिप्ट हो तो इनकम साइड है बेटा, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो उसको हम किस साइड में दिखा देंगे बेटा, एक्सपेंडिचर साइड में। ये मेरे को इन शॉर्ट समझाना था और वो मैंने समझा दिया है। तो मैंने सबसे पहली चीज मेरी जो स्क्रीन पर लिखी है, आप लोगों को सबको दिख रही होगी, वो यही लिखी है कि सबसे पहले अगर आप कभी कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप कैसे ध्यान रखो कि सबसे पहले तो आप ये देख लो कि हमारे पास कौन सी रिसिप्ट आई है, कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल किससे बिलोंग करती है, बैलेंस शीट से। अगर रिसिप्ट आया बेटा तो इसको लायबिलिटी साइड में लिख लो। ये मैं ऐसे एक लाइन बना रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है सर। और मैंने बोला एक्सपेंडिचर अगर होगा और वो भी कैपिटल होगा तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, तो सर कैपिटल तो आपने बोला बैलेंस शीट से बिलोंग करेगा। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो कहां चला जाएगा, तो सर वो तो असेट साइड में चला जाएगा। तो यहां लिख लीजिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सबको पता ही है, असेट्स को परचेज करना। बोले ठीक है सर। ये दोनों चीजें अगर आपको पता चल गई, एक और दूसरी, ये दोनों पता चल गई तो फिर मैं आगे चलता हूं। बोले यस सर। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो सर मैंने बोला रिसिप्ट भी दो टाइप की हो सकती है, कैपिटल भी हो सकती है, रेवेन्यू भी हो सकती है। कैपिटल किससे बिलोंग करती है, बैलेंस शीट से बिलोंग करती है। रेवेन्यू किससे बिलोंग करती है, तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बिलोंग करती है। अगर बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट हो तो आप इनकम साइड में लिख लीजिए, बाय रेवेन्यू रिसिप्ट। बोले यस सर। और अगर एक्सपेंडिचर हो बेटा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो इसको एक्सपेंडिचर साइड में लिख लीजिए। मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा, खाली अगर 2 मिनट और देखेंगे तो पूरा हिसाब बता दो। कैपिटल रिसिप्ट बोलो कितनी हुई, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गई 60 रुपीज। बोले ठीक है सर। रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी हुई, ये लिखा मैंने 40 रुपीज। बोले ठीक है सर। ये दोनों का काम हुआ कि नहीं हुआ, बोले हो गया सर। रिसिप्ट कहां गई, कैपिटल रिसिप्ट कहां गई, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और रेवेन्यू रिसिप्ट कहां गई, तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड है। बोले चली गई सर, ठीक है। बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां लिख लिया आपने, बैलेंस शीट के असेट साइड में कितने रुपए से हैं, बोले 50 रुपए लिख लो आप। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां लिखना पड़ता है, रेवेन्यू है तो किससे बिलोंग करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है सर। अरे केवल शॉर्ट में याद रखो, कैपिटल किससे बिलोंग करता है, बैलेंस शीट से। रेवेन्यू किससे बिलोंग करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। हो गया सर। अरे हुआ कहां है बेटा, मैच कराना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। इनकम कितनी हुई बोलो इस बार, 40 रुपीज की। इस साइड में एक्सपेंडिचर कितने हुए, 20 के। अरे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा कि आपके बिजनेस में सरप्लस हुआ है। सरप्लस समझते हैं क्या, बोले हाँ सर। सरप्लस का मतलब जब इनकम ज्यादा होती है ओवर द एक्सपेंडिचर, दैट कॉल्ड सरप्लस। तो कितने का सरप्लस हुआ सर, सरप्लस तो 20 रुपीज का हुआ है, ये हमने निकाल दिया। इससे इसकी टोटल कितनी होगी, 40। क्या समझे, वापस से बता रहा हूं। इससे आप क्या समझे होगे मेरे हिसाब से, इससे आप ये समझे होगे कि ये 20 रुपीज जो है
20 रुपीज़ जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं। बोले हाँ सर 20 रुपीज़ तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। तो 20 रुपीज़ हमने कैसे फाइंड आउट किया वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट लिखी है, केवल कैपिटल रिसिप्ट यहाँ नहीं आएगी बेटा, यहाँ आएगी मेन चीज़। तो केवल रेवेन्यू रिसिप्ट लिखो और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखो, उसमें से जो डिफरेंस आएगा बेटा वो आ जाएगा या तो सरप्लस या फिर डेफिशिएट। सर ये सरप्लस कहाँ जाता है बेटा? ये जो हमारा जो फंड होता है कैपिटल फंड, एक कैपिटल फंड दे रखा होता है, उस कैपिटल फंड के अंदर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर ऐड करना पड़ता है सरप्लस। कैपिटल फंड मान लेता हूं कि पहले कुछ भी नहीं था और 20 रुपीज यहां पर ऐड हो गया है, तो इस साइड में टोटल कितनी होगी सर? 80 होगी। सॉरी 20 यहां आ गया, तो 20 आ गया, तो यहां पर टोटल कितनी हो जाएगी बेटा? 80। सर बोले बिल्कुल, तो ये होगी इस साइड की टोटल 80। सर बैलेंस शीट तो मैच नहीं हो रही, इस साइड की टोटल तो 80 हो रही है, इस साइड में तो केवल 50 हो रही है। अरे हाँ बेटा अभी मैच हो जाएगी। देखो रिसिप्ट हुआ कैपिटल रिसिप्ट वो तो 60 हुआ और सरप्लस हुआ वो 20 हुआ, तो सरप्लस होने से हमारे जो टोटल लायबिलिटीज है की टोटल होगी वो तो 80 होगी। उसमें से खर्च मैंने कितने की, मतलब असेट्स कितनी परचेज की? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही असेट्स परचेज करना, कितने की? 50। अरे फिर हमारे पास कुछ बाय बैलेंस शीट, इसका मतलब कुछ कैश का बैलेंस ही बचा कि नहीं बचा? बोले बचा सर, कैश या बैंक ये हो सकता है बेटा। और उसका जो बैलेंस बचा वो कितने रुपए से बचा है? ये भी तो हमारी असेट्स है। बोले यस सर, तो ये हमारी कितने की असेट्स है बेटा? टोटल असेट्स इज इक्वल टू 80 एंड टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू 80। ये दोनों ही चीजें अगर आपको समझ में आई है, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी थी, मैंने बिल्कुल छोटे से एरिया के अंदर इसको कवर करने की कोशिश की है। हर बंदा एक पेज के ऊपर पहला बनाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड बनाएगा बैलेंस शीट। दो रिसिप्ट लिखेगा, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बिलोंग टू liability side of the balance sheet. Revenue receipt is the belonging to revenue receipt is belong to income side of income and expenditure. बोले ठीक है सर, ये दो चीज याद होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बिलोंग वापस असेट्स बैलेंस शीट से करेंगे, और कहाँ लिख लिया बेटा? मैंने असेट साइड में लिख लिया। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो कहाँ जाएगा बेटा? एक्सपेंडिचर। आप अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से एग्जाम में पूछा जाता है, केवल और केवल रेवेन्यू को ट्रीट करो, कैपिटल को छोड़ दीजिए। आपके एग्जाम 5 में से ऐसे ही 3 to 4 मार्क्स तो आ जाएगा आज की क्लास से ही। अगली बार मैं जब क्लास लूंगा तो उसमें आपसे बताऊंगा कि पर्टिकुलर कौन कौन सी ऐसी रिसिप्ट होती हैं जो कैपिटल रिसिप्ट अपन ट्रीट करते हैं, और कौन कौन सी ऐसी रिसिप्ट होती हैं जिसको अपन रेवेन्यू ट्रीट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा, और बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा, और 100% कहता हूं कि आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी के लिए बेनिफिशियल हो। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हम एग्जाम तक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके इस बार सिलेबस में है बुलाएंगे, और बाकी के वीडियो हमने हमारी प्लेलिस्ट बना के डाल रखे हैं इस चैनल के माध्यम से। जिन बच्चों को ज़रूरत है वो ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम अभी भी टाइम है, एक बार आप अपना रिविज़न करना चाहें तो ज़रूर रिविज़न करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।